चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो ये आज का जो सेशन है ये है गेट बूस्टर सीरीज के नाम से। क्वेश्चन हमने पहले से अवेलेबल करके रखा है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमने ये सीरीज में डाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा ही क्वेश्चन है, हमारे एकेडमी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चन जो डाल के रखा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स होते हैं उसको भी हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है रियल एनालिसिस से सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, और सीरीज ऑफ फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन गेट में आते ही है और वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाता है गेट में। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट से आपको, मतलब ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन करके जाना ही होगा। तो इसीलिए ये टॉपिक से हमने क्वेश्चन डाला है, मतलब जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा सभी टॉपिक से हमने एक एक करके क्वेश्चन ये सीरीज में दे रखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसका डिफिकल्टी लेवल 5 स्टार। ठीक है, वैसे क्वेश्चन है 4 स्टार का। यदि आप वो थ्योरम को यदि कॉल नहीं कर पाओ तो ये 5 स्टार पे चला जाएगा। देखो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं। ठीक है, देखो एक सीक्वेंस दे रखा है, एफएन दे रखा है सीक्वेंस। ठीक है, वो एफएन डिनोट हो रहा है ऐसे। अच्छा, अभी ये एफएन के बारे में चर्चा किया गया है। एफएन पॉइंटवाइज होगा या यूनिफॉर्मली होगा, जो भी होगा ये एफएन के बारे में चर्चा किया गया है, राइट। अच्छा, तो देख क्या रखा है, एफएन x equals to sine in x plus 1 upon n plus n square x square plus 2nx plus n square plus 1 into sine nx plus 1 upon n, राइट। ऐसे दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिखते हैं। देखो साइन ऑफ, यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1/n। ठीक है, अच्छा अभी ये जो है ना, इसको थोड़ा ऐसे लिखने की कोशिश करो। देखो n स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2nx प्लस 1 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों, nx प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन nx प्लस 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। क्या क्या ऊपर का जो n स्क्वायर था उसको नीचे लेके आ गया, राइट। अच्छा, तो साइन ऑफ x प्लस 1/n। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, साइन ऑफ x प्लस 1/n प्लस, इसको ऐसे लिखने की कोशिश करो, n स्क्वायर को ना मतलब अंदर ले लो। ठीक है, देखो 1 नहीं, यहाँ पे x प्लस 1/n होल स्क्वायर प्लस 1 साइन ऑफ x प्लस 1/n। अभी देखो हम एक ऐसी जगह पे आ गए ना, यहाँ पे आपको एक थ्योरम रिकॉल करना है। वो थ्योरम क्या है, वो क्या है कि देखो आपके पास मानो एक फंक्शन है एफ, जो कि r से r पे डिफाइन किया गया है, एक थ्योरम है। इसका प्रूफ मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, थ्योरम आपको रिकॉल करके जाना है, प्रूफ नहीं। ठीक है, प्रूफ थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा आपको, तो प्रूफ नहीं करवाऊंगा। ये एक फंक्शन है जो कि क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ओवर आर। ठीक है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ओवर आर। अच्छा, अभी एफ एन क्या है, एफ एन एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n, राइट। अच्छा, यदि ऐसा हो जाए तो ये जो एफ एन एक्स है, तो ये एफ एन एक्स क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा एंड कन्वर्ज करेगा कहां पे, एफ एक्स पे, आर। ठीक है, एक्स कहां से आ रहा है, मतलब डोमेन क्या है इसका, आर है। तो ये है थ्योरम का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बोलता है, फंक्शन एक दे रखा है जो कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, और यदि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को हमने ऐसे डिफाइन कर पाए तो वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा ही। अच्छा,
अभी हमारी जो क्वेश्चन है वहां पे चले आओ। तो ये देखो यहाँ पे ये जो है इसको हम एक फंक्शन मानो ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ठीक है। अच्छा देखो ये फंक्शन को हमने ऐसे मानो चूज किया, एच एस इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन एक्स प्लस 1/x² प्लस 1 साइन एक्स, मानो ऐसे चूज किया। अभी देखो एच ऑफ एक्स ये फंक्शन ना यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, क्यों? देखो ये जो है कॉम्पोजिशन ऑफ टू यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। अभी ये जो है ये भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि देखो तुमने लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी करो, देखो ये 0 देगा, और लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी करो तो भी ये 0 देगा। मतलब प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे इसका जो लिमिट है ये क्या होगा, फाइनाइटली मिलेगा। तो मतलब ये जो है ये भी इनफाइनाइट, ये भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब बोलो सर ये 0 कैसे हो रहा है? देखो ये बहुत आसान है, ये वाला जो है ये बाउंडेड है, अभी ये वाला जो है एक्स टेंस टू इंफिनिटी पे चला जाएगा 0 पे, तो ये टोटल चला जाएगा क्या, 0 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसी के कारण ये वाला जो फंक्शन है एच एक्स के नाम से ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। अभी देखो हमने यदि एफ एन एक्स को हम ऐसे एच ऑफ एक्स प्लस 1/a नदी करे, देखो मतलब h प्लस 1/a नदी करो तो देखो क्या आता है, यही लौट के आएगा जो कि एफ एन एक्स के बराबर है, राइट, जो कि एफ एन एक्स के बराबर है। बैठा हो ना x की जगह x प्लस 1/n एंड यहाँ पे x प्लस 1/n² प्लस 1 x प्लस 1/n, हो गया काम, ठीक है। तो इसी के कारण ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये यूनिफॉर्मली कहा गया ये, और एज तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस था, तो मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया। तो मतलब ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे बोल रहा है कि पॉइंट वाइज होगा लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली तो हो रहा है ना। अच्छा बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, सही है। बोल रहा है कि डज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये भी गलत है, डज नॉट पॉइंट वाइज। जब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है कोई फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन तो वो तो पॉइंट वाइज होगा ही, राइट। तो और ऑप्शन ए एंड सी भी गलत, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस एक थ्योरम, ये थ्योरम को आपने यदि ट्रिगर कर लिया, आपने यदि इसको रिकॉल कर लिया, आपने यदि इसको मतलब क्या बोलते हैं इसको, आपने यदि एम किया तो हो जाएगा ये। तो ये थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि S1 एंड S2 बी, अच्छा दोनों सेट है, क्या कैसे डिफाइन कर रहा है? S1 वही ग्रुप को ले रहा है, अच्छा एक मिनट, अच्छा S1 वही ग्रुप को ले रहा है जो कि एबिलियन है पहले से, और क्या है, हैविंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, मतलब 2 एलिमेंट, मतलब ऑर्डर 2 का एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट होगा, और क्या होगा वो जो ग्रुप मिलेगा S2 S1 के अंदर वो सभी क्या है कि एबिलियन है, ठीक है। अच्छा अभी S2 में क्या है, S1 में क्या था जो कि मतलब जो ग्रुप एबिलियन है, और साथ ही साथ क्या है कि एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट है उसके पास 2 ऑर्डर का। अच्छा S2 क्या है, S2 भी वही बता रहा है कि एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट है वही ग्रुप के पास, लेकिन ग्रुप को नॉन एबिलियन होना होगा। अभी किस में से कौन सी, मतलब कौन सी सेट में कितने संख्या में ग्रुप मिलेगा, मतलब कार्डिनलिटी के बारे में चर्चा कर रहा है, राइट। यहाँ पे कैसे करोगे तुम, देखो एक रिजल्ट होता है, ये भी एक रिजल्ट के ऊपर बेस है, रिजल्ट को मैं प्रूव कर दूंगा, इजी है वैसे तो। रिजल्ट क्या है बच्चों, देयर इज नो ग्रुप हैविंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। मतलब वहां पे कोई भी ग्रुप नहीं मिलेगा आपको जिसके पास केवल 2 ही एलिमेंट होगा ऑर्डर 2 का, राइट। तो मतलब S1 जो है एबिलियन बोला है नॉन एबिलियन बोला है वो देखने का जरूरत भी नहीं है आपको, ये रिजल्ट यही बता रहा है कि वहां पे कोई भी ग्रुप नहीं मिलेगा आपके पास जिसके पास एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट होगा ऑर्डर 2 का। तो मतलब S1 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 0, कोई एलिमेंट्स नहीं है S1 के पास, S2 के पास भी कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो इसका आंसर सी होता है। यदि आपको
एससीक्यू में पूछे, मतलब सिंगल चॉइस में पूछे, और यदि मल्टीपल चॉइस में पूछे तो डी भी होगा। तो इसीलिए आंसर की में भी ऐसे ही दे रखा है। अभी इसका प्रूफ में आते हैं। देखो, मानो उस एक ग्रुप है, नाम दे दिया मैंने जी के नाम से, उसके पास मानो एग्जैक्टली दो ही एलिमेंट है ऑर्डर 2 का। एक का नाम है ए, दूसरा का नाम है बी। तो ए कंपोज ए, ठीक है, इक्वल्स टू ए, एंड बी कंपोज मतलब क्या है कि स्क्वायर इक्वल्स टू ई एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई। केवल दो ही एलिमेंट है। अच्छा, अभी ए एंड बी यदि ग्रुप में है तो ए बी को तो ग्रुप में होना ही होगा, ठीक है। अच्छा, अभी ए बी यदि ग्रुप में है, अच्छा अभी देखो ए बी एंड ए बी, इसको ऐसे लिखने की लिखो, तो ए बी यदि ग्रुप में है तो ए बी जो है ये भी ग्रुप में होगा। अच्छा, अभी मानो कि ये जो जी है ये एबिलियन है, मतलब एस1 की बात कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे ए बी बी ए, एबिलियन है, ठीक है। अभी ए बी स्क्वायर ए, ठीक है। अभी ए क्योंकि बी स्क्वायर तो ई पहले से होके रखा है, ई, तो मतलब यदि दो एलिमेंट यदि हो जाए, एग्जैक्टली मैंने माना था दो एलिमेंट है, लेकिन एक और एलिमेंट मिल गया ए बी के नाम से जिसका ऑर्डर भी दो है, मतलब एग्जैक्टली दो एलिमेंट तो नहीं है, तो एस1 के पास 0, कोई ग्रुप नहीं आएगा। अभी एस2 देखो, एस2 में क्या होगा, ए बी यदि ग्रुप में है, ए एंड बी यदि ग्रुप में है तो ए बी भी ग्रुप में होगा। अच्छा, तो ए बी यदि ग्रुप में है तो ए बी ए, ये भी ग्रुप में होगा। अच्छा, तो अभी देखो ए बी ए और ए बी ए ऐसे लिखो, तो ये भी ग्रुप में होगा, ए बी ए भी ग्रुप में होगा। अच्छा, तो इसको ऐसे लिखो ए बी स्क्वायर बी ए, अभी ए स्क्वायर तो ई होके रखा है, बी स्क्वायर ए भी ई होके रखा है, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू, तो मतलब वहां पे एक और मिल गया। अभी S1 का बात तो हमने कर रखा है यहाँ पे, अभी S2 का बात कर रहे हैं। S2 में एक और एलिमेंट मिल गया ए बी ए के नाम से जिसका ऑर्डर भी 2 के बराबर है। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ऐसे कोई ग्रुप नहीं मिलेगा आपके पास जिसके पास केवल दो ही एलिमेंट होगा, एग्जैक्टली दो ऑर्डर का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी, सी डी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बता रहा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे तो इसका डिफिकल्टी लेवल मार्किंग करना भूल ही गया मैंने, इसका डिफिकल्टी लेवल 3 स्टार, इजी है क्वेश्चन। अच्छा, ये जो है ये फंक्शन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इसका डिफिकल्टी लेवल चला जाता है 5 स्टार पे, ये रियल एनालिसिस से आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, देखो बता रहा है कि एक फंक्शन दे के रखा है जो कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अच्छा, अभी फंक्शन क्या है कि दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस 1, हाँ, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एफ एक्स, ठीक है। अच्छा, अभी एक an को, मतलब एक सीक्वेंस जो है उसका an क्या है ऐसे डिफाइन किया गया है, जहां पे क्या है gx एक अलग सा फंक्शन है जो कि log ऑफ f(x) से बन रहा है। अच्छा, अभी हमें क्या करना होगा, अभी ये GAN सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये सब के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, करते हैं, रुको एक मिनट रुको। देखो GX जो है वो क्या है, log ऑफ f(x) के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अभी g ऑफ x प्लस 1 करो, देखो क्या आएगा, log ऑफ f ऑफ x प्लस 1 आएगा। अच्छा, अभी g ऑफ x प्लस 1 माइनस g ऑफ x करो, देखो क्योंकि आप बोलोगे सर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसी अप्रोच में क्यों जा रहे हैं। देखो हमें तो एन को दे के रखा है ऐसे, तो हमें तो थोड़ा सा नजदीक जाना होगा, इसलिए थोड़ा सा तो ट्राई करना होगा, और ये जो दे रखा है इसको भी तो यूज करना है। ऐसे बहुत सारे उपाय है, लेकिन ये उपाय सबसे ज्यादा इजी है, ये मुझे लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन को डिफाइन किया गया है, तो इजी है। आप इसे चाहो तो 1-2 पॉइंट बैठा की भी कर सकते हो, लेकिन ये इजी पॉइंट, ये इजी है।
तो log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस log ऑफ एफ एक्स। अच्छा, अभी ये जो x प्लस 1 है ना एफ ऑफ, इसका मान है x एफ एक्स। ठीक है, तो इसका मान क्या है x एफ एक्स, तो बैठा दो उसको। राइट। अच्छा, तो यहां से एम एन, तो log x प्लस माइनस एफ एक्स। राइट, तो यहां से क्या होगा बच्चों, log x के बराबर हो जाएगा। तो मतलब g ऑफ x प्लस 1 माइनस जी ऑफ x, ये क्या हुआ बच्चों, log ऑफ x के बराबर हो गया। ठीक है। अच्छा, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, मैं ना इसको रिमूव कर देता हूं। आप तो इसको समझ गए, तो इसको मैं रिमूव कर भी सकता हूं। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, अभी देखो हमने जो क्वेश्चन है ना, वहां पे तुम्हें क्या है कि जी डबल डैश के बारे में चर्चा किया गया है, तो हमें तो जी डबल डैश को निकालना होगा। उसके पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे x जो है ना, x को मैंने रिप्लेस करूंगा x माइनस 1/2 से, जहां पे x ग्रेटर देन 1/2 है। ठीक है। अच्छा, तो रिप्लेस करो g ऑफ x माइनस 1/2 से भी रिप्लेस करो, तो ये 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, और g ऑफ x माइनस 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 1/2। ठीक है, अभी इसको क्या करो, डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू x। g डैश x प्लस 1/2 माइनस g डैश x माइनस 1/2 इक्वल्स टू x माइनस 1/2 1/2। देखो बच्चों, एक बात मैं आपको बोल दूं कि गेट में ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन बहुत ही कम संख्या में आते हैं, 3 घंटा टाइम आपको देते हैं, तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिवली जाना होगा। आप बोलो कि सर ऐसे इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है, हाँ CSIR नेट में शायद ना भी आ सकता है, लेकिन गेट में आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि गेट में आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन आते हैं, 50-55 से, तो उसमें आपको 3 घंटा देता है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पे जोर देना होगा। तो देखो, तो यहां पे क्या करो, एक बार फिर से डेरिवेटिव करो विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेता हूं। अच्छा, एक बार फिर से डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा, टू, यहां पे 2x माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, 2 तो पहले से था, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्लास 12 पर डेरिवेटिव है, एक मिनट रुको, ऐसे होगा x माइनस 1/2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, 4 माइनस 4 अपॉन 2x माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो हम ना बहुत ही नजदीक पहुंच गए। हमारा टारगेट क्या है, an को ऐसे निकालना, an निकालना, यही तो है हमारा टारगेट। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे, अभी x की जगह पे तुम 1 2 3 ऐसे n तक बैठाओ, उसके बाद क्या करो, सभी को ऐड कर दो। ठीक है, देखो मैं 2 स्टेप करके देता हूं, यहां पे बैठा रहे हो, ठीक है, g डबल डैश x की जगह बैठा रहे हो 1, तो यहाँ पे 3/2 होगा, माइनस g डबल डैश 1/2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 1/4/1। ठीक है, अभी 2 बैठाओ, g डबल डैश 2 बैठाने से क्या होगा बच्चों, 5/2 होगा, माइनस यहाँ पे g डबल डैश 2 माइनस 1 तो 3/2 इक्वल्स टू माइनस 4 2 to 4 माइनस 1 तो 9। ठीक है, 9 होगा। तो ऐसे यदि करते जाओ ना, g डबल डैश n प्लस 1/2
माइनस जी डबल डैश एन माइनस 1/2 इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, -4 2n माइनस 1 स्क्वायर, राइट। तो मतलब क्या होगा, देखो अभी देखो ये वाला टर्म ऐसे कैंसिल आउट होता जाएगा, तो मिलेगा क्या आखिर में, यदि तुम इसको ऐड कर दो तो मिलेगा क्या आखिर में, जी डबल डैश एन प्लस 1/2 माइनस जी डबल डैश 1/2 इक्वल्स टू -4 का यदि कमन ले लो तो 1 प्लस 1/9 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2n माइनस 1 स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। तो मतलब हमारे पास क्या हुआ बच्चों, ए इन जो है ना, जो ए इन है ये हमारे पास निकल के आ गया r इक्वल्स टू 1 to n माइनस 4 to r माइनस 1 इसका स्क्वायर। अभी इसका लिमिट निकालना क्या मुश्किल बात होगा, अभी इसका लिमिट जब निकालोगे n टेंस टू इंफिनिटी ए इन पे, तो क्या होगा बच्चों, ये जो सम है, ये जो सीरीज है, इसी के लिमिट, इसकी कन्वर्जन डाइवर्जन के बारे में बात को चला जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीक्वेंस फंक्शन के साथ, सीक्वेंस के साथ सीरीज को कन्वर्ज करके बना दिया गया। और गेट में ना ऐसे ही पूछता है, गेट का खासियत ही ये है, आपको सीधा सीधा एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे मानो कि काउंटेबिलिटी रियल एनालिसिस पे अब जाओ, पेपर उठाओ, देखो काउंटेबिलिटी से सीधा क्वेश्चन पूछा ही नहीं उसने, पूछेगा भी नहीं। गेट का खासियत ही ये है, वो चाहता है कि टॉपिक को मर्ज कर दिया जाए, मर्ज करके बनाता है ये क्वेश्चन, इसीलिए हमने गेट के टेस्ट सीरीज में डाला था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये तो चला गया सीरीज पे, अभी ये जो सीरीज है पी टेस्ट लगाओ, कन्वर्जन सीरीज हो जाएगा। ये तो कर पाओगे आप, पी टेस्ट से कन्वर्जन सीरीज हो गया। तो मतलब ये जो सीक्वेंस है ये तो कन्वर्जेंट होगा फॉर ऑल एप के लिए, तो फॉर सम एप के लिए तो होगा ही। अच्छा, कन्वर्जेंट होगा फॉर ऑल एप, बाउंडेड होगा क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड ही तो होता है। अच्छा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस जब फॉर ऑल एप के लिए होगा तो फॉर सम एप के लिए तो होगा ही। तो इसका आंसर चला जाता है ऑल पे, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑल, ठीक है। अच्छा देखिए, देखा क्या है का, ऑल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट क्या है कि बच्चों देखो, ये जो सीरीज हमने बनाया है बूस्टर सीरीज, ये हमारे जो टेस्ट सीरीज है वहां से क्वेश्चन को उठा के हमने यहाँ पे दे दिया। मतलब ये जो क्वेश्चन है जो बिल्कुल नया है, ये हमारा एकेडमी का क्वेश्चन है। ये सीरीज में केवल एक क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू डाला है, वो भी नाम भी दे दिया पीवाईक्यू, बाकी सब क्वेश्चन हमारा टेस्ट सीरीज का है। तो आपको यदि ऐसे क्वेश्चन के साथ आपका जो अपकमिंग एग्जाम है, गेट तो हो गया, अभी जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है, CSIR नेट आ रहा है, NBHM आ रहा है, TIFAD आ रहा है, तो ये सब क्वेश्चन, ये सब एग्जाम के लिए आपको यदि टेस्ट सीरीज की जरूरत है, आप यदि टेस्ट सीरीज से देखो, पीवाईक्यू तो हर कोई लगाता है, पीवाईक्यू तो आपको करके जाना ही है, लेकिन टेस्ट सीरीज क्या करता है, आपका सिलेक्शन को पक्का करने में मदद करता है। टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज से आप खुद को जज कर पाओगे कि आप कितना प्रिपेयर हो। एक टेस्ट सीरीज से आप एग्जाम में जो मतलब आपका जो स्पीड होना चाहिए, जो एक्यूरेसी होना चाहिए, ये सब मतलब ये सब आपको टेस्ट सीरीज से ही आपको अंदर कॉन्फिडेंस मिलेगा ये सब का। तो इसलिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है हर कोई बच्चे के लिए। तो आप यदि चाहो तो हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जो कि नेक्स्ट वीक पे लॉन्च होगा, ठीक है। जो CSIR नेट के लिए बात कर रहा हूं, TIFAD, NBHM सभी का आता है। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज की बात गया। और ये जो क्वेश्चंस करने का तरीका है, देखो आपको यदि थ्योरी के ऊपर अच्छा खासा कमांड है तो आप क्वेश्चन यू ही कर पाओगे। तो इसीलिए क्वेश्चन को ठीक से सीखना, कौन सी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, कौन सी थ्योरम को कौन सी जगह पे कितना इंपॉर्टेंस दे के पढ़े, ये सब जानने के लिए आपको यदि गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमारे एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, रेगुलर बैच ज्वाइन कर सकते हो, बहुत जल्द क्रैश कोर्स भी लॉन्च होगा, वो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये गया छोटा सा अनाउंसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एक बार जेएम में पूछा था, शायद लास्ट बार पूछा था जेएम में। तो ऐसे क्वेश्चन गेट में पूछने का भी चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन जेएम में 2 बार पूछा था,
तो ये कॉन्सेप्ट को आपको जरूर रिकॉल करके जाना ही होगा। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि एक ओपन इंटरवल है माइनस अल्फा से अल्फा पे, अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अल्फा पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो चिंता की विषय नहीं है। मतलब ये डोमेन जो बता रहा है एक सिमेट्रिक डोमेन की बात कर रहा है। मतलब यदि इस डोमेन में मानो इस डोमेन में यदि एक पॉइंट है 1 तो -1 भी, मतलब एक पॉइंट है 1 और वो पॉइंट यदि बाउंड्री पॉइंट ना है तो -1 भी वो पॉइंट पे होगा और डोमेन पे होगा। मतलब ये डोमेन की बात कर रहा है, डोमेन एक सिमेट्रिक डोमेन की जैसा है। मतलब डोमेन में केवल पॉजिटिव टर्म ही होगा, डोमेन में केवल नेगेटिव टर्म ही होगा, ऐसा नहीं है। डोमेन नेगेटिव पॉजिटिव मिल के आता है डोमेन में। अच्छा, अभी ये जो y(x) है ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अच्छा, अभी y क्या है, y ऑफ 0 पे 0 देगा, ये इनिशियल कंडीशन है। और gx के बारे में भी बोल दिया है कि gx एक कंटिन्यूअस 1 फंक्शन है, g ऑफ 0 इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा दे के रखा है डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बोल दूं, मैंने क्वेश्चन तो सुबह दे रखा है हमारे एकेडमी से, तो जो बच्चे ट्राई नहीं किए हो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन पे दे के रखा है पीडीएफ, क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो, ठीक है। ये मेरे को पहले बोलना चाहिए था, मैं बहुत देर बोल दिया। ट्राई करो फिर देखो, बिना ट्राई करे क्वेश्चन देखने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। नहीं तो हम पहले ही मतलब क्वेश्चन देने का जरूरत भी नहीं पड़ता, हम यूं ही दे देते क्वेश्चन, क्योंकि दिया इसीलिए क्योंकि पहले बच्चे ट्राई करें, तभी जाके आप कॉन्सेप्ट को ट्रैक कर पाओगे, ठीक है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्यों बोला, देखो dy अपॉन dx क्या है, y² प्लस g²x। अभी देखो y कुछ भी हो जाए, y जो है y² एंड g², ये क्या है, इवन फंक्शन है। ये क्या है, ये भी इवन फंक्शन है। अभी देखो डेरिवेटिव यदि इवन फंक्शन है तो ये जो y है, मतलब ये जो डेरिवेटिव है, मानो इसका नाम दिया f'(x), ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ पे y है x है तो मतलब ये सेवरल वेरिएबल है, नहीं, ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज मत होना, राइट। सेवरल वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे d दे के रखा है तो डेल दे देते। देखो क्यों मैं बोला कंफ्यूज मत होना, आप बोलोगे सर क्या क्यों नहीं कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे तो y है यहाँ पे x है। देखो वैसे नहीं है, y मानो x² है, वहां पे y² दे के रखा है, मतलब x⁴, मतलब मानो ऐसे, तो ऐसे कंफ्यूज मैंने देखा है बच्चों को पढ़ाते टाइम कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के ऊपर ही काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है, डेरिवेटिव यदि इवन है तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। डेरिवेटिव इवन इंप्लाई कर देता है फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। प्रूव करना बहुत ही इजी है। हाँ, आपको एक बात जरूर नोट करना होगा, इनिशियल कंडीशन ये होना ही होगा, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ये यदि ना होता तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब जो कांस्टेंट है वो गड़बड़ कर देता इंटीग्रेशन के टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी है। तो ये होने पर क्या होगा, डेरिवेटिव यदि इवन है तो क्या होगा, ये जो फंक्शन है, जो उसका मदर फंक्शन है, जिसको डेरिवेटिव करके तुमने बोला इवन है, तो मदर फंक्शन हमेशा ऑड होगा, और डेरिवेटिव यदि ऑड है तो मदर फंक्शन ऑलवेज इवन होगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखो यहां पे y क्या है, एक ऑड फंक्शन है, राइट। अच्छा, y एक ऑड फंक्शन है, और क्या है कि दे रखा है कि g ऑफ 0 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कोई थोड़ा सा, तो y यदि ऑड फंक्शन है और y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, तो यहां से तो ये पता लग गया कि y वाला जो फंक्शन है ये 0 को क्रॉस कर रहा है, और फंक्शन क्या है, ऑड दे के रखा है। तो फंक्शन ऐसे क्रॉस कर सकता है, 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 कुछ भी हो फंक्शन, 0 को उसको क्रॉस करना ही होगा। तो 0 को यदि फंक्शन क्रॉस करे, 0 को यदि फंक्शन क्रॉस करे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 0 को फंक्शन यदि क्रॉस करे तो 0 पे उसका मिनिमम वैल्यू कैसे होगा, क्योंकि 0 पॉइंट पे ऐसे फंक्शन मानो क्रॉस कर रहा है, तो ये पॉइंट पे इसका ये वाला पॉइंट भी आ रहा है, तो ये मिनिमम वैल्यू तो नहीं होगा। तो बोल रहा है कि लोकल मिनिमम हो गए, तो कभी नहीं होगा। अभी y² देखो, y यदि 0 को क्रॉस करे ऐसे, तो y² क्या बन सकता है, y² ऐसे बन सकता है, ठीक है। या फिर मानो मतलब ऐसे बना, कुछ भी बने, तो 0 पे उसका मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं होगा, कभी भी होगा क्या, नहीं ना।
तो मतलब ये भी नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं होगा। वाई एक्स हैज लोकल मैक्सिमा। देखो बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं कि जीरो को तो क्रॉस कर रहा है, वहां पे मिनिमा मैक्सिमा कुछ भी मिलना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो है मिनिमा भी नहीं मिलेगा जीरो पे, मैक्सिमा भी नहीं मिलेगा जीरो पे, तो मतलब ये भी गलत है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। वैसे भी डी भी आपको देख भी रहा है कि जीरो पे इसका मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। और यहाँ पे फॉर ऑल, फॉर सम, ये सब कुछ नहीं है। बच्चों को एग्जाम में चिंता करने के मजबूर करने के लिए ये सब दे के रखा है। ये सब कुछ मायने नहीं रखता यदि आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छा खासा कमांड है। कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे नोट कर लेना कि dy बाई dx मतलब डेरिवेटिव यदि इवन है तो मदर फंक्शन ऑड होगा, डेरिवेटिव यदि ऑड है तो मदर फंक्शन इवन होगा। यू शुड नोट दैट पॉइंट दैट दिस कंडीशन मस्ट बी गिवन एट दैट टाइम, राइट। ये फंक्शन, ये कंडीशन यदि ना दे के रखता तो ये हम नहीं बोल सकते। इंटीग्रेशन करके जब तुम प्रूव करोगे तब आपको पता लग जाएगा जो कांस्टेंट है वो आपको गड़बड़ करने में आपको सहायता करेगा, ठीक है। तो ये था इसका लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। और इसका तो डिफिकल्टी लेवल मार्किंग करना भूल ही गया मैंने। इसका डिफिकल्टी लेवल 3 स्टार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, इसका डिफिकल्टी लेवल भी 3 स्टार। देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक डोमेन देके रखा है, जो डोमेन के ऊपर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। अभी फंक्शन क्या है कि डोमेन का जो बाउंड्री है, बाउंड्री पे फंक्शन का वैल्यू 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। अच्छा कोई नहीं, अच्छा अभी देखो बोल रहा है कि नीचे में से कौन सा ट्रू है। देखो ये भी एक थ्योरम के ऊपर आता है, एक लॉजिक, एक रिजल्ट आता है, थ्योरम आता है। वो क्या है मैं लिख के देता हूं। थ्योरम, लेट एफ बी एन एनालिटिक function defined on a domain, डोमेन क्या है D, और डोमेन कैसे डिफाइन किया गया है, x y such that mod x less than equal to x, mod मतलब रेक्टेंगुलर डोमेन की बात कर रहे हैं, एंड a greater than equal to b, ठीक है। एंड if f dash z, sorry, f of z less than equal to m on del d, मतलब क्या है कि ये आपका बाउंड्री के ऊपर बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा देन क्या होगा बच्चों, देन f dash 0 is less than equal to 2 into a plus b upon pi b square, या से छोटा होगा या फिर इससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये है इसका थ्योरम, राइट। तो अभी देखो हमारे क्वेश्चन में ए क्या है 5 है, बी क्या है 3 है, एम क्या है 1 है। तो क्या होगा, एफ डैश 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, ए क्या है 5, बी क्या है 3, तो 5 प्लस 3 8 के बराबर, और यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 इंटू 5 सॉरी 5 पाई, तो मतलब 16/9 पाई। तो एफ डैश 0 का मान कुछ भी हो, इस 16/9 पाई को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। अभी 16/9 पाई का वैल्यू निकाल लो, वर्चुअल कैलकुलेटर पर आपको स्क्रीन पे अवेलेबल होगा ही, निकालो वैल्यू। मैं भी निकाल लेता हूं, रुको एक मिनट थोड़ा सा। अच्छा 16 बाई क्या था 9 पाई, राइट, 9 इंटू पाई, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकल के आ गया 0.56, मतलब 0.56 मीन्स हाफ से बड़ा है, हाँ ठीक है। तो 0.56, तो ये क्या हुआ 0.56 से समान या फिर लेस देन, ठीक है। अभी बोल रहा है कि ये क्या है, कैन बी 1, कैसे होगा, ये तो 0.56 से छोटा होगा या फिर समान होगा, तो ये तो नहीं हो पॉसिबल है ना, तो ये गलत है। कैन नॉट बी, हाँ ये तो सही है, कभी भी नहीं होगा। अच्छा कैन बी हाफ, हाँ हो सकता है, हाफ जो है 0.5 होता है, जो कि 0.56 से छोटा है, मिल सकता है ऐसे फंक्शन।
कैन नॉट बी, नहीं ये गलत है, क्योंकि हो सकता है, मिल सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, बी एंड सी होगा इसका करेक्ट जवाब। तो क्या था ये क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, आपको ये थ्योरम पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ऐसे रिजल्ट्स, ऐसे थ्योरम, अच्छा एक बात, थ्योरम कैसे प्रूव करूं, बहुत ही इजी है थ्योरम प्रूव करना, मैं प्रूव नहीं करवाऊंगा यहाँ पे, आपको एमएल टेस्ट से जाना होगा। एमएल टेस्ट, एमएल यूनिक्वाइड, एमएल टेस्ट जो होता है, ठीक है, फंक्शन बाउंडेड है, और एल क्या है, कंटूर का जो लेंथ है, यहाँ पे क्या है, कंटूर क्या है, एक रेक्टेंगुलर रीजियन है, तो इसका लेंथ आप निकाल पाओगे, ठीक है, तो वहां से कर लोगे। क्या ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, नहीं ना, हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम तो बूस्टर सीरीज में है, एक क्लास में होते हैं, तो बहुत ही इजी था। ये सब थ्योरम आपको रिकॉल करके जाना है, ये आप यदि एग्जाम में बैठ के करो आपका टाइम चला जाएगा, तो उससे अच्छा है आप इसको रट्टा मार के चले जाओ एग्जाम के लिए। अभी तो एग्जाम का 7 दिन भी नहीं बचा, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में मतलब मैक्सिमम बच्चे फंस गए थे एग्जाम में, मैक्सिमम कुछ बच्चे फंसे थे। तो देखो ये क्वेश्चन, रुको 1 मिनट, देखो क्या देके रखा है, ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक, जो देके रखा है पहले उसको लिख लो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होगा एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी होगा, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। और क्या है, ए बी इक्वल्स टू बी ए है, ठीक है। अभी पी जो है, पी दे के रखा है, पी एक अलग सा मैट्रिक्स है। अच्छा लिखो पी क्या दे के रखा है, स्क्वायर बी स्क्वायर ए ट्रांसपोज बी होल इनवर्स ए बी इनवर्स होल ट्रांसपोज, ठीक है, ये है आपका स्क्वायर, सॉरी पी। अच्छा ए ट्रांसपोज मीन माइनस ए, तो वहां पे हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो इसको यूज करेंगे। तो देखो मैं रेड इनको नहीं लूंगा, यहाँ पे ब्लू लूंगा, स्क्वायर बी स्क्वायर ए ट्रांसपोज मीन, अच्छा ये पहले तो इसको शॉक्स एंड शूज लॉ से इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए ट्रांसपोज उसका इनवर्स, अच्छा, और ए नहीं बी इनवर्स उसका ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। देखो क्वेश्चन में तो बस यही था, मैं क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि सिंबल्स गिव्स देयर यूजुअल माइंड, सॉरी यूजुअल मीनिंग, एंड जो ऑप्शन दे के रखा है वो तो बाद में करेंगे, पहले इसको थोड़ा ठीक सा कर लू, बाद में कुछ ऑप्शन को पढ़ेंगे करेंगे। देखो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर एंड बी इनवर्स, तो यहाँ पे केवल बी दे देगा। और देखो ये जो हो, एक बात मैं बोल दूं आपको, क्यू ट्रांसपोज उसका इनवर्स, ये क्यू इनवर्स ट्रांसपोज ऐसे इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्या होगा, ए, अच्छा ये ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज मीन्स माइनस ए, तो माइनस ए इनवर्स, ठीक है। अच्छा माइनस ए क्यू, क्योंकि क्यू सिमेट्रिक दे के रखा था पहले से, ठीक है। अच्छा और बी इनवर्स ट्रांसपोज मीन्स यहाँ पे बी ट्रांसपोज उसका इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज मीन्स माइनस ए, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, स्क्वायर बी ए इनवर्स हो गया। अभी बी ट्रांसपोज मीन्स माइनस बी, क्योंकि बी खुद स्क्यू सिमेट्रिक है, तो माइनस बी, तो माइनस आगे ले लिया हमने, बी इनवर्स ए, ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर बी, अच्छा अभी देखो ए बी इक्वल्स टू बी ए यदि हो जाए तो ए स्क्वायर बी क्या होगा बच्चों, ए बी ए के बराबर हो जाएगा, प्री मल्टीप्लाई लिया ए के नाम से, तो ये क्या हुआ, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स ए, ये क्या होगा आई, उसके बाद ये क्या देगा आई, तो क्या हुआ बच्चों स्क्वायर, पी इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन के अभी हम ऑप्शन पे जाएंगे, अभी जाएंगे ऑप्शन पे, पहले जो दे के रखता है ना बड़ा सा खतरनाक सा, कोशिश करना उसको थोड़ा सा छोटा करा जाए, मतलब किया जाए, ठीक है। अभी देखो बहुत सारे उपाय है क्वेश्चन करने का, काउंटर एग्जाम्पल से भी कर सकते थे। तो देखो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, जब जब ऐसे खतरनाक सा कंडीशन आपको नजर में आए ना, आप
मैं आपको ट्रिक बताता हूं, काउंटर ढूंढने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। 4x4 है, अभी 4x4 का मैट्रिक्स ढूंढना, उसके बाद उसको स्क्वायर करना, उसका ट्रांसपोज निकालना, फिर उसको प्रोडक्ट करना, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो ऐसे खतरनाक सा जब रिलेशन दिखे ना, तब थोड़ा दिमाग को शांत करना और वो रिलेशन को थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसे कि मतलब कॉम्प्रेस करने की कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा सा उसको छोटा करने की कोशिश करना, नहीं तो फंस जाओगे एग्जाम में। मैं आपको मतलब अलर्ट कर रहा हूं। तो इसीलिए मैंने ऑप्शन को पहले नहीं देखा, क्योंकि खतरनाक सा रिलेशन देख के रखा था। अभी ऑप्शन को देखो, बोल रहा है कि ए एंड पी ऑल सिमिलर। क्या ये पॉसिबल है? देखो, मान लो ए के पास मतलब जो आइगन वैल्यू है λ1, λ2, λ3, λ4, 4 आइगन वैल्यू है, और आइगन वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, तो मतलब ए इन्वर्टेबल है। तो ए यदि ए का आइगन वैल्यू है, तो पी का आइगन वैल्यू क्या होगा? -λ1² -λ2² -λ3² -λ4²। ठीक है, तो मतलब ये सिमिलर नहीं होगा। सिमिलर होने के लिए आइगन वैल्यू तो पहले सेम होना होगा, ठीक है, तो मतलब ये तो गलत। अभी देखो, बोल रहा है कि इफ ए यदि ए हो जाए, मतलब ए यदि ये मैट्रिक्स हो जाए, तो क्या पी डायगोनालाइजेबल होगा? ऑलवेज फॉर एनी चॉइस ऑफ बी, मतलब बी कुछ भी लेके आओ दुनिया से किसी भी बी के लिए, यदि ए मैट्रिक्स ये हो जाए, ये वाला हो जाए, तो पी ऑलवेज डायगोनालाइजेबल होगा। क्या ये सही है? देखो, ए पी क्या है एक्चुअली, हमारे पी क्या मिला? -a² मिला। अभी ए यदि ऐसा हो जाए, ये मैट्रिक्स यदि ए वाला हो जाए ना, तो a² क्या होगा बच्चों? तो a² हो जाएगा -i के बराबर। तो p क्या होगा? तो a² तुम करके देखना, तो इजी है, ये तो छोटा सा है, जगह 0 देके रखा है मैक्सिमम जगह पे। p क्या हो जाएगा? i के बराबर। यहाँ पे तो b का कोई रोल है ही नहीं, b का कोई रोल था यहाँ पे नहीं ना, तो b हो ना, दुनिया का कुछ भी मैट्रिक्स हो ना। a यदि ऐसा हो जाए, तो p तो ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ऑलवेज डायगोनालाइजेबल होता ही है, तो मतलब इसका b सही है, c भी सही है। बोल रहा है कि फॉर सम, जब दुनिया का सभी b के लिए हो रहा है, तो सम b के लिए तो होगा ही, तो ये भी सही है, और d तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो a से ही हम इवेल्यूट कर दिया, d नहीं होगा। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी एंड सी। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन टफ नहीं था, ठीक है, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन मैंने बहुत टफ तरीके से बना दिया, नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसको थोड़ा सा आपको करना पड़ा, क्लास 12 का था ये। यहाँ पे जो किया मैंने, अब बताओ क्या यहाँ पे कोई एमएससी का लॉजिक आपको दिमाग में आया? कोई बीएससी का लॉजिक आपको दिमाग में आया? नहीं ना, तो क्लास 12 का है, 12 का बच्चों का है, तो वहां से आपको पी को इवेल्यूट करना है, बस हो गया काम आपका। तो ठीक है, नेक्स्ट कहां गया? नेक्स्ट रुको, देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हमने पीवाईक्यू से डाला है। ये प्रीवियस से क्वेश्चन देने का पीछे का भी एक कारण है। कारण क्या है मैं लास्ट में बताऊंगा। देखो, बोल रहा है कि यू, देखो एक फंक्शन देके रखा है u एक्स वाई के नाम से, कैसे? e⁻²x, ठीक है, अच्छा, sin 3x cos 2y cos हाइपरबोलिक 3y, ठीक है, माइनस cos 3x sin 2y sin हाइपरबोलिक 3y, राइट। अच्छा, अभी देखो, ये तो दे रखा है कि एक u(x,y) दे रखा है, जो कि एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड के नाम से, उसका रियल पार्ट है u(x,y) जो कि दे के रखा है। अभी ये फंक्शन का, ये u(x,y) का यदि हार्मोनिक कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करे, तो ये वाला जो फंक्शन है, ये तो एनालिटिक होगा ही, क्योंकि ये तो रिजल्ट है। कोई भी फंक्शन का
यदि हार्मोनिक कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करे, मानो फंक्शन यू है, उसका यदि हार्मोनिक कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करे तो हम एक एनालिटिक फंक्शन बना सकते हैं जो दिखने में ऐसा होगा u प्लस आई वी के नाम से। ठीक है, तो मतलब एफ ऑफ जेड जो फंक्शन है ये एनालिटिक है। अच्छा, अभी v जो है हार्मोनिक कॉन्जुगेट तो है ux का, अभी v ऑफ 0 0 पे क्या मान देगा, वो 2 देगा। ठीक है, अभी हमारा टारगेट क्या होगा, 4 प्लस 2i एफ ऑफ आई पाई, इसका वैल्यू निकालना है हमारा टास्क, राइट। अच्छा, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। मेथड है, मैं 2 मेथड का बोलूंगा, एक है मिले थॉमसन मेथड, लेकिन ये मेथड से आप यदि करने जाओ आपका टाइम चला जाएगा, बर्बाद होने के चांसेस है यदि आप कैलकुलेशन में फास्ट ना हो तो। ये है एक मेथड। दूसरा मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही मेथड को हम यूज करेंगे यहाँ पे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड क्या बोलता है, मानो आपके पास यू दे के रखा है, यू के बारे में आपको जानकारी दिया गया है, ठीक है। अच्छा, और जो v है, v के बारे में भी जानकारी दिया गया है किसी पॉइंट पे, मानो 0 पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे भी v के बारे में जानकारी दिया गया है 0 पॉइंट पे, राइट। अच्छा, तो इसको कैसे करोगे, देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, u तो देके रखा है, तो फंक्शन क्या बन के जाता है, जब u तुम्हारे पास दे के रखा होता है तब क्या बन के जाता है फंक्शन, 2u z/2 z/2i माइनस u 0,0 प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ f ऑफ 0, तो मतलब क्या है, v ऑफ 0,0, ठीक है। ये कब यूज करोगे, जब u दे के रखेगा, ठीक है। जब v दे के रखेगा वो मैं एक करने के बाद मैं बोलूंगा उसका मेथड क्या है, और इस बार v दे के दी या ऐसे क्वेश्चन बनाए तो v दे के पूछेगा, क्योंकि u दे के तो पिछले बार पूछ के रखा है, इस बार तो u दे के पूछने वाला नहीं है वो लोग, ठीक है। तो वो लोग क्या करेगा, v दे के पूछेगा, तो आपको v रिकॉल करके जाना है, तो इसी के कारण इसको हमने ये बूस्टर में इंक्लूड किया है, नहीं तो नहीं करते, ठीक है। देखो पहले इसको करते हैं, देखो तो मैं इंक को चेंज कर देता हूं, z/2, अच्छा u 0 0 क्या होगा, देखो पहले u 0 0 0 0 जब बैठाओगे यहाँ पे a वाला 0 देगा, a वाला 0 देगा, तो मतलब u 0 0 का कोई मतलब कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए u 0 0 को लेकर तो हम सोचेंगे ही नहीं, और v 0 0 का तो मान तो दे के रखा था, राइट। तो देखो z/2i, ठीक है। देखो क्या होगा, e रेज़ टू द पावर z साइन, क्या करेंगे हम, जे x की जगह z/2, y की जगह z/2y लिखेंगे, 3z/2 cos ऑफ z/i प्लस नहीं, cos ऑफ हाइपरबोलिक 3z/2y, राइट। अच्छा, माइनस cos ऑफ 3z/2 साइन ऑफ 2z/i, क्योंकि 2z/2y z/i हो जाएगा, और cos नहीं, यहाँ पे साइन ऑफ हाइपरबोलिक 3z/2y, ठीक है। अच्छा, ये था u, इसका मान तो 0 मिल गया, इसका मान 2 दे के रखा है, तो हमारे पास f ऑफ z का मान हमारे पास मिल गया 2u को हम इतना बड़ा सा मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं लिखूंगा ये तो आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में, 2i। अभी हमारे टास्क क्या है, i पाई निकालना, f ऑफ i पाई निकालना। देखो एफ ऑफ आई पाई पूछा गया है, उसके बाद 2i करेंगे, उसके बाद 4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो आई पाई निकालो, यहाँ पे आई पाई बैठाने से e रेज़ टू द पावर आई पाई, अच्छा e रेज़ टू द पावर आई पाई क्या होगा, cos पाई प्लस i साइन पाई, मतलब -1, तो पहले से ही -1 लिख देते हैं, ठीक है। अभी साइन 3i
आई इंटू 3π/2 कॉस। अच्छा, जेड की जगह तुम आई पाई बैठाओगे तो नीचे वाला और ऊपर वाला आई आई कैंसिल होके कॉस पाई देगा। कॉस पाई -1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने -1 को पहले से ले लिया। अभी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक, अच्छा यहाँ पे 3π, आई पाई जब बैठाओगे ऊपर नीचे आई कैंसिल होगा 2, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे तुम बैठाओ आई पाई, यहाँ पे जब तुम आई पाई बैठाओगे साइन ऑफ आई पाई अपॉन आई साइन पाई 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए ये वाला जो टर्म्स है इसको तो हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो 0 के दे देगा। अच्छा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया। और साइन आई 3π/2 मतलब क्या होगा बच्चों, इरेज टू दी पावर आई। अच्छा, साइन जेड का मतलब क्या है, इरेज टू दी पावर आई जेड माइनस इरेज टू दी पावर माइनस आई जेड बाई 2i, ठीक है। तो इरेज टू दी पावर आई जेड क्या है, आई 3π/2 माइनस इरेज टू दी पावर माइनस आई इंटू 3π/2 अपॉन 2i इंटू, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है बच्चों, कॉस हाइपरबोलिक जेड इरेज टू दी पावर जेड प्लस इरेज टू दी पावर माइनस जेड बाई 2 के बराबर हो जाता है। तो मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इरेज टू दी पावर 3π/2 माइनस प्लस इरेज टू दी पावर 3π/2 अपॉन 2, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे इरेज टू दी पावर माइनस 3π/2 माइनस इरेज टू दी पावर 3π/2 अपॉन 2i इंटू इरेज टू दी पावर 3π, यहाँ पे माइनस इरेज टू दी पावर 3π/2 प्लस इरेज टू दी पावर माइनस 3π/2 अपॉन 2, ठीक है। अभी देखो ये देखो, यदि हम माइनस को कॉमन ले यहां से तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3π/2 माइनस इरेज टू दी पावर माइनस 3π/2 और यहां से इरेज टू दी पावर 3π/2 प्लस इरेज टू दी पावर माइनस 3π/2 अपॉन 2i इंटू 2, ठीक है। तो यहां से क्या होगा बच्चों, माइनस इरेज टू दी पावर, अच्छा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, ठीक है। ए किसका मान निकला, एफ ऑफ आई पाई का मान ये निकल के आ गया। ओ सॉरी, एक बात मैं भूल ही गया, यहाँ पे तो आई इंटू 0 भी था, मतलब आई मतलब 2i भी था, तो मतलब 2i था। तो एफ ऑफ जब आई पाई करोगे 2i तो एज इट इज रह जाएगा हर जगह पे, 2i तो एज इट इज रह जाएगा, तो 2i रहेगा। अभी 2i इंटू एफ ऑफ आई पाई करो, देखो क्या होगा। तो 2i जब करोगे तो क्या होगा, थोड़ा गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, देखो एक 2 ना कैंसिल होता, मैंने देखा नहीं, ये देखो यहाँ पे 2 था ना, ये 2 तो मैंने लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो देखो ये 2 तो कैंसिल हो गया। अभी 2i जब करोगे ना तो ये 2i से ये 2i भी कैंसिल होगा। अभी जो माइनस को अंदर लेके आओ तो क्या हो जाएगा बच्चों, इरेज टू दी पावर माइनस 3π माइनस इरेज टू दी पावर पाई। अभी 2i तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा तो -4, ठीक है। अभी 4 ऐड कर दो, देखो क्या आएगा, बस आंसर की 3 सी। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी के बराबर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। तो आशा करूंगा ये जो सेशन है आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है, अभी तो रिवीजन चल रहा है, ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और यहाँ पे मैंने टारगेट किया बहुत जो जो इंपॉर्टेंट था उसको रिकॉल करने के लिए। तो आशा कर, एक बात मैंने भूल गया, अब मैंने आपको बोला था कि जब VXY देगा तब क्या करोगे, हाँ ठीक है, उसका लिख देता हूं मैं। क्योंकि इस बार यदि यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछे ना तो VXY से ही पूछेगा, क्योंकि UXY से तो उन्होंने पूछ चुका है, रिपीट नहीं करेगा। तो इसीलिए VXY यदि देके रखे आपके पास, वहां पे UXY देके रखा था, तब क्या होगा, f ऑफ z इक्वल्स टू 2i v ऑफ z बाई 2
z/2i माइनस i v ऑफ 0,0 प्लस रियल पार्ट ऑफ f ऑफ 0। ठीक है, याद करके जाना। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको याद करके जाना, आपको इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आशा करूंगा ये जो सोल्यूशन सीरीज है आपको थोड़ा हेल्प किया। ठीक है, ओके, थैंक यू।